नमस्ते, मैं द वेन सेंटर से डॉक्टर सौरभ जोशी बोल रहा हूँ। और पहले तो हमारी ओपीडी की अपॉइंटमेंट आपने बुक की है, इसीलिए धन्यवाद। और अभी हमारे हज़ारों पेशेंट हो चुके हैं वेरिकोस वेन के, तो मैंने सोचा कि आपको जो कॉमन सवाल होते हैं, जो पेशेंट हमें आके हमेशा कॉमन पूछते हैं, तो उनका हम एक कंपाइलेशन रेडी करें, जिससे आपके बहुत सारे सवाल आप उसका जवाब आप पहले ही आपको मिल जाए। तो एक-एक सवाल है जो मैं आपको बताते जाऊँगा, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो ज जब जब तक आप ओपीडी में आए मेरे पास या फिर मेरे कोई भी कलीग के पास, तो आपके मन में कुछ-कुछ जो शंकाएँ हैं, बहुत सारी पहले ही सॉल्व हो गई होंगी। तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल पेशेंट का होता है कि ये वेरिकोस वेन, वेरिकोस अल्सर होता क्या है? वेरिकोस वेन जब हम कहते हैं तो ये मन में एक चित्र आता है कि पैर में फूली हुई नसें होती हैं, सूजन होती है। ये जो सबसे कॉमन प्रेज़ेंटेशन वेरिकोस वेन का फूली हुई नसें दिखना, जो मिस करना मुश्किल हो जाता है कि आपको दिख जाता है कि नसें फूली हुई हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर नसें फूली हुई नहीं तो वेरिकोस वेन नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स में क्योंकि हमारे जो चर्बी होती है उसके नीचे फूली हुई नसें छुपी होती हैं, तो बाहर से दिख नहीं सकता। इन पेशेंट्स में जो लक्षण होते हैं, पैर में सूजन आना, फिर पैर में दर्द होना, भारीपन लगना, क्रैम्प्स होना, इससे आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है। और वेरिकोज़ अल्सर मतलब एक ज़ख्म होती है जो यूजुअली हमारे एड़ी के पास होती है वेरिकोज़ वेन की वजह से। और इसके साथ-साथ टिपिकली पैर का जो जो रंग है ये थोड़ा डार्क हो जाता है, डार्क ब्राउन रेड की तरफ। और इसकी वजह से ये जो ज़ख्म होती है काफ़ी दिनों से होती है, मतलब पेशेंट टिपिकली कहते हैं कि हम पट्टी करते जा रहे हैं पर ये भर नहीं रही है, बहुत टाइम से है। और वेरिकोज़ अल्सर का एक टिपिकल प्रेज़ेंटेशन होता है जो एड़ी के पास होता है, काफ़ के निचले हिस्से में हो सकता है। और इस पेशेंट को फूली हुई नसें दिख सकती हैं या नहीं भी दिख सकती डिपेंडिंग ऑन बॉडी टाइप। तो ये वेरिकोज़ वेन और वेरिकोज़ अल्सर ये होते हैं। वेरिकोज़ वेन के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण अभी सिम्प्टोमेटिक वेरिकोस वेन मतलब एक तो वेरिकोस वेन सिर्फ दिखने को हो सकता है, कॉस्मेटिक के सिर्फ दिख रहे हैं पर मुझे अभी तकलीफ़ कुछ नहीं हो रही। और उसके बाद ये जो और इसकी तीव्रता बढ़ती है, तो वेरिकोस वेन की वजह से सूजन आ सकती है पैरों में, फिर क्रैम्प आ सकते हैं, फिर ये अगर आप बैठे रहें काफ़ी समय या फिर ज़्यादा देर खड़े रहे तो फिर पैर में भारीपन हो सकता है। और आगे जाके इसमें ज़ख्म हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स ये आगे की स्टेज में आते हैं, पैर त्वचा का कलर ऑलरेडी डार्क हो गया होता है और हमारे जो पैर पे ज़ख्म बन गई होती है, ज़ख्म जस्ट बनने जैसी होती है। वेरिकोज़ वेन क्यों होते हैं? वेरिकोज़ वेन बनने का कारण क्या है? तो वेरिकोज़ वेन एक तो 30% पॉपुलेशन में वेरिकोज़ वेन अपने आप से ही एक जेनेटिकली वाल्व वीक होने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का अनअपोज़्ड एक्शन अगर होते रहता है, तो ब्लड नीचे-नीचे जमा हो के नसें फूलती जाती हैं, उसकी वजह से होता है। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको वेरिकोज़ वेन होने के चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हमारे माता-पिता को वेरिकोज़ वेन है, तो हमें ये होने की तकलीफ़ चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और अभी अगर आपको कोई पास्ट पैर में इंजरी हुई हो बड़ी, फ्रैक्चर या कोई ऑपरेशन वगैरह, तो इसके साथ-साथ थोड़े वेरिकोज़ वेन के भी चांसेस बढ़ते हैं। महिलाएँ जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फुल टर्म प्रेगनेंसीज़ हैं, उनको ये वेरिकोज़ वेन के चांस बढ़ते हैं, ऐसे रिसर्च बताता है। जेनेटिकली भी होता है, अगर हमारे माता-पिता को है, तो हमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अ, वेरिकोज़ वेन्स का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? तो वेरिकोज़ वेन्स एक तो हमें अगर कोई ऑब्वियस है तो हमें दिख जाता है कि हाँ भई वेरिकोज़ वेन है। ये आपको खुद से ही देख के पता चल जाता है कि इसका टिपिकल अपीयरेंस है, पैर पे फूली हुई नसें हैं। पर वो एक लिमिटेड परसेंटेज पेशेंट्स को होता है। इसके अलावा अगर पैर पे सूजन है और दिख नहीं रहे हैं वेरिकोज़ वेन, तो इसका डायग्नोसिस एक अल्ट्रासाउंड स्कैन से होता है। पैर की सोनोग्राफ़ी होती है। ये मैं और मेरे सारे जो मेरे कलीग्स हैं, ये हम हमारे ओपीडी में खुद से स्कैन करते हैं। ये स्कैन करके हमें पता चल जाता है कि नसें कितनी फूली हैं, इसमें खून का बहाव कैसे हो रहा है। और इसके अलावा अगर कुछ नसों में क्लॉट है क्या नहीं, अगर हमें आप कोई पहले कुछ खून पतला करने की दवा देने की ज़रूरत है क्या नहीं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये सोनोग्राफ़ी में पता होती हैं, जो हमारे सारे सेंटर्स में ओपीडी के दौरान रेलेवेंट पेशेंट्स को किया जाता है। अ,
वेरिकोस वेन्स के अभी के करंटली कौन से उपचार अवेलेबल हैं? तो वेरिकोस वेन्स के जो उपचार हैं ये पुराने ज़माने में ओपन ऑपरेशन होता था या कहीं अभी छोटी जगहों में ओपन सर्जरी भी होती है, जिसका वेरिकोस वेन जिसे वेरिकोस वेन स्ट्रिपिंग या लाइगेशन सर्जरी कहा जाता है। इससे वेरिकोस वेन्स को हम किसी तरीके से कट करके या उसको निकाल के स्टिचेस देने का ऑपरेशन होता है। ये थोड़ा पुराना हो गया। इसमें करते समय बेहोश करने की ज़रूरत होती थी या स्पाइन में एनेस्थीसिया देना पड़ता था और ज़ाहिर है अगर कटिंग है तो फिर आपको रिकवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा होता था और इससे रिकरेंस के चांसेस वापस आने के चांस भी ज़्यादा होते थे। इसके अलावा अभी सुई के माध्यम से उपचार हैं। सुई के माध्यम से भी थोड़े से पुराने उपचार मतलब थर्मल एब्लेशन मतलब नस को किसी माध्यम से नस को अंदर से गर्म करके जला के बंद करना। ये होता था लेज़र ट्रीटमेंट या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो इन दोनों में ही सुई के माध्यम से लेज़र या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का प्रोब एडी से लेके हिप तक ले जाते थे अंदर ही अंदर से, और हमें अगर नस को 100 डिग्री गर्म करना है तो फिर बेहोश करना पड़ता था या स्पाइन में इंजेक्शन देना पड़ता था और थोड़े से बड़े ऑपरेशन की तरह होता था और रिकवरी के टाइम पे थोड़ा दर्द होता था। इसके साथ साथ स्टॉकिंग्स पहनना कंपलसरी होता है और अगर बेहोश करने की ज़रूरत है थोड़ा एल्डरली पेशेंट्स में थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है इस प्रोसीजर की और रिकरेंस रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके अलावा अभी नॉन थर्मल ट्रीटमेंट ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। नॉन थर्मल मतलब नस को बिना जलाए उपचार करना। अगर बिना जलाए करना है तो हमें पूरे बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है, पीठ में सुई स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता और ये नहीं करने की वजह से एल्डरली पेशेंट है जिनको बाकी तकलीफ़ है, हार्ट की तकलीफ़ है या बाकी कुछ चीज़ें हैं जिस कारण से उनको बेहोश करने में रिस्क बढ़ जाती है, इन पेशेंट्स को हम सेफली ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ बहुत सारी सुइयाँ नहीं होती हैं, सलाइन नहीं देना पड़ता, तो और जो साइड इफ़ेक्ट इससे थर्मल एब्लेशन से हुआ करते थे, इससे नहीं होते। वीनासील और लेज़र में फ़र्क क्या है? तो पहला फ़र्क तो ये है कि वीनासील में नस को जलाना नहीं होता, लेज़र में हम नस को गर्म करके जला के बंद करते हैं। लेज़र में जलाने के बाद में आपको फुल लेंथ स्टॉकिंग्स 6 महीने तक पहनना ज़रूरी होता था, नहीं तो फिर ये नस फिर से खुल जाने के चांसेस बढ़ते थे। वीनासील में स्टॉकिंग पहनने की कंपल्शन थोड़ा-सा कम है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी नसें हैं और या साथ-साथ हमने स्क्लेरोथेरेपी भी की है, तो फिर स्टॉकिंग्स कुछ समय तक पहनने की ज़रूरत होती है। ये आपके जो हमारे कंसल्टेंट है या तो मैं जब खुद देखूँगा या हमारे कलीग्स हैं, ये जब आपको स्कैन करके बताएँगे तो उस हिसाब से ये टेलर किया जाता है, आपको बता दिया जाएगा। और लेज़र के बाद में क्योंकि जलाया है तो थोड़ा आपको रिकवरी पीरियड ज़्यादा रहता है, वीनासील में करते ही आपको इमीडिएटली चलना-फिरना शुरू हो जाता है। और बाकी है कि ये वेरिकोस वेन की प्रोसीजर के बाद में मैं कितने देर में चल पाऊँगा या चल पाऊँगी। तो वीनासील की प्रोसीजर है तो आप इमीडिएटली चल फिर पाएँगे और ये जो आपको पैर में भारीपन होता है या दर्द होता है, आपको इसमें फ़र्क इमीडिएटली समझ में आता है जब आप एज़ सून एज़ टेबल से उतरते हैं तो पता चल जाता है। क्या ये ट्रीटमेंट मेडिक्लेम में कवर होती है? तो वीनासील की ट्रीटमेंट हाँ, वेरिकोस वेन की ट्रीटमेंट है ये वीनासील ट्रीटमेंट ये एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है और इंश्योरेंस में कवर होती है। अभी हमारे हज़ारों ऑपरेशन हो चुके हैं, ज़्यादातर के पेशेंट इसको क्लेम करते हैं और सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ ये जो प्रोसीजर कवर करते हैं। किस हद कुछ ज़्यादा हद तक कवरेज होता है, कुछ कम होता है, पर अगर आप हमारे केस मैनेजर से बाद में बात करेंगे, आपकी पॉलिसी अगर शेयर करेंगे तो आपको ये बेटर पर्सनलाइज़्ड आपको पता चल जाएगा कवर है कि नहीं। तो मोस्टली इन जनरल कवर होता है, नहीं होता ऐसे नहीं होता है। आप और उन पेशेंट्स के लिए जिनकी ये बहुत अर्ली स्टेज है वेरिकोस वेन की, तो इसको हम प्रिवेंट कैसे करें और ज़्यादा बढ़ने से। तो पहले तो एक जनरल थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका वेट नियंत्रण में रहे, पैर के काफ मसल स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा खड़ा रहना है तो फिर आप घुटने तक स्टॉकिंग पहनिए जिससे थोड़ा ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही मिलेंगे और आपके होपफुली आपके जो सवाल है वो थोड़े से हम पहले ही उसका निवारण करेंगे ताकि आप कोई डिफरेंट और यूनिक सवाल हमें ओपीडी में पूछ पाएँ। थैंक यू।